हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है आपका उत्तर वैदिक काल और एक है ऋग वैदिक काल। ठीक, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC माना गया है। 1000 BC से 600 BC माना गया है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आपका सर्वमान्य काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक, तो वैदिक काल में हम लोग को उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल देख लेते हैं, जो बहुत कम सवाल इसमें पूछता है। ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल का सर्वमान्य काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन समिति ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन समिति होती थी, जो कि एक विद्वत होती थी। सबसे प्राचीन समिति जो होती थी, सबसे प्राचीन समिति होती थी, विद्वत होती थी। ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन समिति क्या होता था? तो विद्वत। ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक ना, ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक, ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग वैदिक काल में ही सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता था? तो परिवार या कुल यानी वंश को सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों के द्वारा अपाला घोषा लोपा मुद्रा स्त्रियों द्वारा संस्कार शिक्षा दिया जाता था। स्त्रियों के द्वारा सभा में बैठकर अपाला घोषा लोपा मुद्रा संस्कार शिक्षा दिया जाता था, जो कि देख लीजिए, अपाला घोषा लोपा मुद्रा स्त्रियों के द्वारा शिक्षा संस्कार दिया जाता था। ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा और पुनर्विवाह बाल विवाह नहीं था। ठीक है, तो क्या इसमें था? एक महत्वपूर्ण दहेज प्रथा जो है इसमें था। दहेज प्रथा लिया जाता था ऋग वैदिक काल में। ठीक ना, दहेज प्रथा था, दास प्रथा प्रचलन था, दहेज प्रथा नहीं था। दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, बाल विवाह ये सब नहीं लिया जाता था, दास प्रथा प्रचलन था इसमें। इसका मुख्य अर्थव्यवस्था ऋग वैदिक काल का मुख्य अर्थव्यवस्था क्या था? तो पशुपालन था। ठीक ना, देखिए, दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, बाल विवाह ऋग वैदिक काल में ना रहे। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, बाल विवाह रहोगे। ठीक, और आगे देखते हैं, इसमें हो गया। और आते हैं उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल के निर्माता जो थे आर्य थे। वैदिक काल के निर्माता जो थे आर्य थे, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे, जिसमें इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, जो कि ग्रामीण थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, जो एक ग्रामीण थी। ठीक ना, आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर के द्वारा मध्य एशिया बताया जाता है, जो कि सर्वमान्य काल से मैक्स मुलर का ही प्राप्त होता है कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है, जो कि बाल गंगाधर तिलक आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताए हैं। ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताए हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र। ठीक ना, मैक्स मुलर कहाँ बताया? तो मध्य एशिया। ठीक, आगे देखते हैं कि इसमें उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व सबसे ज्यादा था, यानी उच्च क्लास का होता था राजा। उसके बाद सभा और समिति का महत्व जो है, जितने भी सभा होता था राजा का बात सुनता था। ठीक ना, इसमें सभा और समिति जो है नीच जाति, यानी कि महत्व उनमें नहीं था।
उत्तर वैदिक काल में ही लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था। कब? तो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं उत्तर वैदिक काल में भारतीय को लोहे की प्राप्ति 8वीं सदी में प्राप्त हो गया था। 8वीं सदी में लोहे की प्राप्ति जो प्राप्त 8वीं सदी में हो गया था। उत्तर वैदिक काल के ही लोग लोहे को उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में ही लोगों को लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस कहते थे। इसमें रत्नीन की संख्या 17 होती थी। ये सवाल पूछा हुआ है। प्रजापति, इसमें देवता, उत्तर वैदिक काल में देवता इंद्र का स्थान पर प्रजापति प्रसिद्ध हुए थे, ठीक ना। इसमें उत्तर वैदिक काल में देवता पूछा ना, देवता पूछेगा तो इंद्र का स्थान पर प्रजापति हो जाएंगे, ठीक। इसमें लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस कहते थे। इनका सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के लोग सामाजिक जीवन में रहते थे, जिसमें परिवार, ग्राम, बीस, जनपद होता था। सीरियलिटी वाइज से याद रहना चाहिए, परिवार, ग्राम, बीस, जनपद, ठीक। इसका वर्णन, उत्तर वैदिक काल में लोगों का वर्ण के आधारित यानी वर्ण या जन्म के आधारित था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मुख से निर्माण हुआ। ब्राह्मण का मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय का बाजू से, भुजा से, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जांघ से, शूद्र को चरणों से निर्माण माना जाता है। कहाँ में? तो उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। इसका वर्णन आश्रम में एक छोटा सा ट्रिक मान लीजिए या याद करने का शैली है, जिसमें आश्रम में गोत्र जला लो, ठीक ना। देखिए इसमें आप देख लीजिएगा, आश्रम में गोत्र जला लो, ठीक ना। आश्रम में गोत्र जला लो, हमेशा पूछता है सवाल, आश्रम में गोत्र जला लो, ठीक। देखिए आश्रम के व्यवस्था और गोत्र के व्यवस्था कहाँ मिलल बा हो? तो जवालोपनिषद में। जलालो मतलब जवालोपनिषद में, ठीक। आश्रम और गोत्र के व्यवस्था कहाँ मिलल बा? तो जवालोपनिषद में, ठीक। जवालोपनिषद में आश्रम के व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में ही निर्माण हुआ था। आश्रम के व्यवस्था में एक लाइन सीरियलिटी वाइज से बगवास चिन्हित करते हैं, जो कि सीरियल वाइज है बगवास, ठीक ना। आश्रम की व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है, जिसमें होता था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ब्रह्मचार्य होता था, ब्रह्मचार्य जो है 0 से लेके 50 वर्ष के आयु के लोगों को ब्रह्मचार्य में रखा जाता था। उसके बाद गृहस्थ में 25 से लेकर 50 वर्ष के लोगों को गृहस्थ में रखा जाता था, ठीक ना। उसके बाद वानप्रस्थ में 50 से लेकर 75 के लोगों को वानप्रस्थ में रखा जाता था। संन्यास में सन्यासी जीवन जो होता था, उत्तर वैदिक काल में लोगों का सन्यासी जीवन होता था, जो कि 75 से लेकर 100। इसमें उत्तर वैदिक काल में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा माना गया है तो गृहस्थों को माना गया है, जो कि इनका आयु था 25 से लेकर 50, ठीक है। इसको अच्छा माना गया है, गृहस्थ को अच्छा माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है गृहस्थ को, ठीक। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 3 गो ऋण था, जिसमें ऋण दिया जाता था। याद रखिएगा, एक है देव ऋण, एक है पितृ ऋण, एक है ऋषि ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ही वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था।
वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था, जिसमें वाजपेयी यज्ञ करने का उनका मेन मकसद क्या था? शांति और प्रदर्शक करने के लिए वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ को याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हम लोग के थे प्राइम मिनिस्टर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो थे शांति और पथ प्रदर्शक पे चलने वाले थे। तो याद रखिएगा, वाजपेयी यज्ञ शांति और पथ प्रदर्शक के लिए किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का निर्माण किया जाता था। राज्य का विस्तार, जितना भी बड़ा हो जाए राज्य, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस टाइम, तो राज्य का विस्तार करना होता था, ठीक। भारतीयों को लोहे का प्राप्त, यानी कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में हो गया था। पूछिएगा कि लोहे का निर्माण किसमें हुआ था? उत्तर वैदिक काल में लोहे का निर्माण 8वीं सदी में हो गया था, ठीक। देखिए, उत्तर वैदिक काल में ही सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। उत्तर वैदिक काल में ही सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार ही इसमें मूल तत्व कितना है? तो 25 गो है, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में ही मूल तत्व सांख्य दर्शन के द्वारा मूल तत्व जो है 25 माना गया है, जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे पहला प्रकृति को, माने पहला तत्व प्रकृति को माना गया है। देखिए, सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है, जिसमें इसके अनुसार मूल तत्व 25 गो है, ठीक। जिसमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया, प्रकृति को पहला तत्व माना गया, ठीक ना। और सबसे VVI सवाल, उत्तर भारत का आर्यीकरण, यानी कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो गौतम सहगुद। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम सहगुद। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम सहगुद। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम सहगुद। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। उत्तर भारत का गौतम सहगुद, दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि ने आर्यीकरण किए थे, ठीक है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या था? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या था? मुद्रा की इकाइयां होती थी। मुद्रा की इकाई पैसा की इकाई है, ठीक ना। निष्क और शतमान क्या था? मुद्रा की इकाई, ठीक। इसमें कुछ वैदिक काल के थ्रू ही इसमें कुछ अच्छा सवाल इंक्लूड किए हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछेगा भी, ठीक ना। तो देख लेते हैं कि वर्ण शब्द का प्रयोग, यानी कि वर्ण शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है। मोक्ष का चर्चा किसमें मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। मोक्ष का चर्चा उपनिषद में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है, ठीक ना। पुराणों में मिलता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश पुराणों में मिलता है, ठीक। इसमें एक उत्तर वैदिक काल में ही अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता था। उत्तर वैदिक काल में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह होता था, जिसमें प्रतिलोम विवाह, पहले प्रतिलोम विवाह देख लीजिए। प्रतिलोम विवाह जो है, प्रतिलोम पुरुष, यानी कि पुरुष जो होता था निम्न जाति का होता था। प्रतिलोम विवाह में पुरुष जो होता था निम्न जाति का होता था, और स्त्री जो होती थी उच्च जाति का। प्रतिलोम में पुरुष निम्न जाति का होता था, और स्त्री जो होती थी उच्च जाति की होती थी, ठीक ना। प्रतिलोम विवाह में। अनुलोम विवाह में उसका उल्टा कर दीजिए, एकदम उल्टा कर दीजिए। अनुलोम विवाह में पुरुष जो होता था उच्च जाति का होता था, और स्त्री जो होती थी निम्न जाति की होती थी, ठीक ना। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च जाति का होता था, उच्च जाति का होता था, स्त्री निम्न जाति की, ठीक। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न जाति का, स्त्री जो है उच्च जाति के होते रहे, ठीक ना। तबे शादी होगी, ना तो ना होगी, ठीक। और 24 बैलों का हल किसमें मिलता है? वर्णन किसमें मिलता है? 24 बैलों का हल किसमें वर्णन है? तो काठक संहिता में
24 बैलों का हल किसमें वर्णित मिलता है? तो काटक संहिता में। ठीक। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण संपत्ति, यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन या संपत्ति गाय को माना जाता था। ठीक ना। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता था? तो गाय को माना जाता था। देखिए, नचिकेता और यम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में। नचिकेता और यम किसमें उल्लेख मिलता है? तो कठोपनिषद में। ठीक। आर्यों का जीविकापोर्जन क्या था? तो शिकार था। आर्यों का जीविकापोर्जन क्या था? तो शिकार था। ठीक। तो इसमें इसी तरह आगे वीडियो आते रहेगा, इसमें कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। उसके बाद इसमें तो हो गया है, ये देख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, बाल विवाह नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये तीनों था। ठीक ना। तो इसी तरह आगे वीडियो आता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।